जिस बात का अंदेशा था वही आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां पूरी दुनिया की नजर थी और हाल के दौर का सबसे बड़ा आंदोलन, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आपने वहां पर देखा, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था अचानक से रिपोर्ट्स आ रही है कि बढ़ा दी गई है। लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिन्हें आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा आरएएफ की 24 घंटे, रैपिड एक्शन फोर्स की 24 घंटे तैनाती की गई है और जो फोर्सेस वहां पर तैनात थी उसमें भी इजाफा किया गया, अतिरिक्त बल को बुलाया गया है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से संकेत मिल रहे थे, जो अंदेशा था कि जिस तरह की मांग सीजेपी की मानी गई और जिस तरह की टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है और जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो क्या इशारा कर रहा है, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। और उससे बड़े खतरे की बात क्या हो सकती है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चेतावनी ये दी गई थी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर जो केस दर्ज हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाता पूरी तरीके से, कोट एंड कोट शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सारे प्रदर्शनकारियों की। क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि ऐसे बहुत से लोग थे जिनके ऊपर बहुत बड़े मुकदमे दर्ज हैं, वो प्रोटेस्ट में शामिल थे। लेकिन सीजेपी की ओर से शुरुआत में जो कहा गया कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, उनका वो खंडन कर रहे थे। अब क्योंकि अगर सब पर कार्रवाई नहीं होती और ऐसे लोगों को चुना जाता है पुलिस फोर्स की ओर से, चाहे वो कैमरे की पहचान से हो, चाहे वो इंटेलिजेंस की पहचान से हो, कि उन पर कार्रवाई होती है, तो क्या ये स्वीकार्य नहीं, और बिल्कुल स्वीकार नहीं है सीजेपी को। ये साफ कहा गया है कि एफआईआर पूरी तरीके से वापस होनी चाहिए, गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ा जाए। हालांकि जो अल्टीमेटम दिया गया था सीजेपी की ओर से, उसके बाद से हमने देखा कि बिहार में, असम में ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों पर जो मामले दर्ज थे उन्हें फौरन छोड़ा गया, केस वापस हुए। लेकिन नए केस दर्ज हो रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट सामने आने के बाद सीजेपी का जो ऐलान है वो एक संकेत दे रहा है कि दोबारा से आंदोलन शुरू हो सकता है। यानी जिस बात का अंदेशा था वो सच होते हुए नजर आ रहा है। सरकार ने अब तक जिस तरीके का रुख अपनाया उससे ये साफ है, उससे बिल्कुल साफ है कि सरकार ये नहीं चाहती है कि वो ये देखे कि जेनजी के खिलाफ है, वो ये देखे कि युवाओं के खिलाफ है। वक्त लगा लेकिन सरकार ने मांगे मानी, टेबल पर सरकार आई। लेकिन आंदोलनकारियों ने जिस तरीके से युवाओं के एक खास हिस्से को अपने साथ जोड़ा है, जिस तरह का परसेप्शन बनाया है, सरकार टकराने के मूड नहीं है। लेकिन जो आसार बन रहे हैं वो मैंने कहा था शुरुआत में कि वो ठीक नहीं है। वो मैं क्यों कह रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। 15 अगस्त बेहद नजदीक है। देश भर में आप देखते हैं कि आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और खासतौर से दिल्ली पर सबकी नज़र होती है, ना सिर्फ देश की बल्कि दुनिया भर की मीडिया की। और उसकी वजह है, लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे और उसके बाद देश के नाम एक संबोधन होगा। हर बार ये नजर होती है कि पीएम मोदी के संबोधन में होगा क्या, क्या एजेंडा है सरकार का, क्या उपलब्धियां हैं। लेकिन वहीं आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं, दूसरी तरफ सुबह से तस्वीरें सामने आ रही जहां पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच जाते हैं जंतर मंतर या किसी और हिस्से को चुनते हैं, और वो प्रदर्शनकारी भी तिरंगा लिए हुए हैं। वो प्रदर्शनकारी कोशिश करते हैं टकराने की सुरक्षा कर्मियों से। क्या कवरेज होगी, दुनिया भर में क्या कवरेज होगी, देश में क्या कवरेज होगी, किस तरह के आसार बन सकते हैं सुरक्षा बलों के साथ टकराने की, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। और याद रखिए कि आज की राजनीति में सारी लड़ाई परसेप्शन की है दोस्तों। जिस तरह से प्रदर्शन को डील किया गया उसमें आप देखिए कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता, उसके बाद भी सरकार को राहत नहीं है, ये परसेप्शन है। विपक्ष हमलावर है। जिस तरीके से कार्रवाई की गई उसको लेकर अमित शाह निशाने पर है राहुल गांधी के, और निशाने पर भी इस तरीके से हैं कि वो उन्हें ये कहते हुए टारगेट कर रहे हैं कि उनके लिए चाणक्य शब्द का इस्तेमाल होता है। ये कहा जाता है कि अमित शाह इस सरकार में सबसे पावरफुल मंत्री हैं। बावजूद इसके अगर उनके रहते हुए उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी भारी संख्या में युवा आ सकते हैं, तो इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर सुरक्षा बलों ने निशाना बनाया तो किसके आदेश पर हुआ ये? अमित शाह को वो इनकॉम्पिटेंट कहते हैं, सक्षम कहते हैं। या तो उन्हें पता नहीं था, और या फिर पुलिस ने इतनी बुरी तरीके से पीटा छात्रों को तो आदेश पर पीटा गया। मैं मोटे तौर पर राजनीति की बात कर रहा हूं, परसेप्शन की बात कर रहा हूं। अगर यह आंदोलन दोबारा शुरू होता है, क्या शक्ल अख्तियार करेगा? और सबसे बड़ा संकट किसके सामने होगा? सरकार के सामने, प्रदर्शनकारियों के सामने, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, या फिर आम लोगों के सामने? ये सवाल है।
बड़ा सवाल है कि रणनीति क्या है, क्योंकि मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो इस्तीफा हो चुका है। छात्रों की मांग थी, जायज मांग थी। जिस तरीके से सब कुछ हुआ उसके बाद ये जायज मांग थी या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। लेकिन अब जिस तरीके से इसने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है, ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है, क्योंकि यहां पर सीजेपी लोगों के मुद्दे जो हैं, दूसरे मुद्दे, उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है। और मैं वो ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हाल में देश ने कई आंदोलन देखे। वो आंदोलन जो सफल नहीं हो पाए, वो आंदोलन जिन्होंने सरकार को बहुत परेशान किया, वो आंदोलनकारी अगर इन आंदोलनकारियों के साथ दिखते हैं तो रणनीति बहुत साफ नजर आती है कि सरकार को राहत नहीं देना है। सीजेपी का जो प्रतिनिधि मंडल है, 2 दिन पहले मंगलवार को उन्होंने किसान मोर्चा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जो राकेश टिकैत हैं किसान नेता, उनसे मुलाकात की। सीजेपी ने किसानों के जो मुद्दे हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे, उन्हें एक साथ लाने की मांग की है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों के साथ आना चाहिए। बैठक के बाद सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, उन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक बड़ा जो आंदोलन है उसे एक साथ आने का आह्वान करते हैं, अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं, जरूरत बता रहे हैं। अब सोचिए, अगर अगला आंदोलन हुआ तो क्या ये सरकार की वादा खिलाफी की वजह से होगा, जो सीजेपी आरोप लगा रही है? और अगर वादा खिलाफी की वजह से होगा तो क्या वहीं तक सीमित रह जाएगा, या एक साथ सब आंदोलनकारी साथ आ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, जो दोषी हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। जो नाबालिग छात्र हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, ऐसे छात्रों को परेशान ना किया जाए जो अच्छी मंशा से उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आए थे। लेकिन पुलिस वालों को जिस तरीके से मारा गया, उसको लेकर भी सवाल उठा है सुप्रीम कोर्ट में। कौन वो लोग थे जो छात्रों के आंदोलन में शामिल हो गए और पुलिस वालों पर पथराव किया? देखिए, सीजेपी के नेता कहते हैं, लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग आ गए थे, तो उन पर कार्रवाई हो तो परेशानी क्या है? एक तबका ये सवाल उठा रहा है कि अगर ब्लैंकेट राहत दी जाती है, सभी को राहत दी जाती है, सभी से केस वापस लिए जाते हैं, तो किस तरह का एग्जाम्पल सेट होने वाला है और क्या ये किया जा सकता है? सीजेपी के लोग कहते हैं कि सरकार इस बहाने से कौन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल था, कौन नहीं था, या ऐसे छात्र नेता हैं जिनके खिलाफ पहले से केस दर्ज हैं, ऐसे आंदोलनकारी हैं जिन पर केस दर्ज है, उन्हें निशाने पर ले सकती है सरकार, केस करके लोगों को डराया जा सकता है। मेरा सवाल इससे मोटा है और बहुत बहुत बड़ी तस्वीर में से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस समय टकराव के हालात बने थे उसके बाद से ये सवाल उठाया गया अक्सर कि वक्त रहते सरकार ने नहीं पहचाना कि आंदोलन कहाँ जा सकता है। और आज ये हालात हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी आंदोलन भले रुक गया हो, लेकिन संकेत लगातार दे रहा है कि सरकार को राहत नहीं है। सवाल यह था कि 15 अगस्त सामने है, अगर सीजेपी फिर से सड़कों पर उतरती है, अब सरकार के सामने विकल्प क्या होगा? पहला, प्रदर्शन की अनुमति दी जाए, दूसरा, कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जाए, और तीसरा, पूरी तरीके से रोक दिया जाए। इन तीनों विकल्पों के अपने अपने खतरे हैं। अगर प्रदर्शन की अनुमति सरकार देती है दोस्तों, तो हजारों की संख्या में लोग जुट सकते हैं और 15 अगस्त से पहले सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती हो सकती है। अगर अनुमति नहीं देती है तो टकराव की आशंका बढ़ सकती है। अगर टकराव हुआ तो तस्वीरें पूरी दुनिया में जाएंगी। याद रखिएगा, आज के दौर में सिर्फ टीवी कैमरे नहीं है, बल्कि हाथ में मोबाइल कैमरा, और एक वीडियो, एक तस्वीर कुछ मिनटों में पूरी दुनिया में पहुंच सकती है। सरकार ये चाहेगी नहीं। लेकिन अब एक और सवाल है कि क्या सीजेपी टकराव चाहती है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हर आंदोलन की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है जन समर्थन। अगर जन समर्थन आपके साथ है, और जब तक साथ है, लोगों को लगता है कि आंदोलन में उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो टकराव के लिए नहीं, आंदोलन पर फोकस करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, संघर्ष नहीं चाहते। लेकिन अगर ये दिख जाए कि मुद्दे से भटक गया आंदोलन और राजनीतिक वजह से ही सरकार को टारगेट किया जा रहा है, तो लोग पीछे हट सकते हैं और ऐसे में नुकसान पहुंच सकता है आंदोलन को। क्या सीजेपी ये चाहेगी? इसलिए सीजेपी के सामने भी चुनौती कम नहीं है। उसे अपने समर्थकों के साथ भी ये दिखना है कि वो मुद्दों को उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी दिखना है कि उनका उद्देश्य राजनीति नहीं है, टकराव नहीं। अपनी मांगों के लिए वो सरकार से बेवजह नहीं उलझ रहे हैं।
इन सारे मसले पर जो राजनीति हो रही है वो बिल्कुल साफ इशारा करती है, और इसे ध्यान से सुनिएगा, ये मामला बहुत जल्द शांत होने वाला नहीं है। ना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शांत हुआ, ना सभी प्रदर्शनकारियों पे केस वापस हो जाएंगे तो शांत होगा, नए कानून बनने के बाद भी ये शांत नहीं होने वाला, और ना ही अमित शाह इस पर कोई बयान दे तो भी शांत होगा। क्योंकि वजह साफ है कि जब तक कोई बड़ा चुनाव निपट नहीं जाता, जैसे कि यूपी और पंजाब में चुनाव है, उसके नतीजे क्या बताएंगे वो भी एक रास्ता तय करेगा इस पूरे आंदोलन का। तब तक ही मुद्दा धधकता रहेगा, लेकिन 15 अगस्त से पहले क्या होने वाला है, इस पर आपकी राय क्या है? किस तरीके से आप पूरी रणनीति देखते हैं प्रदर्शनकारियों की, उस सरकार की? इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।